हम लोग वमन डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा बच गया है वमन, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वमन में क्या था कि लक्षण इंडिकेटिंग दोष गति ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, मतलब अब जैसे वमन चल रहा है किसी पेशेंट का, तो क्या है उस टाइम पे लक्षण कुछ आएंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि दोष कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर सिम्टम आ रहा है कि पसीना आ रहा है फोरहेड पे, ठीक है, यानी कि ललाट स्वेद हो रहा है उसको, तो हम क्या समझे दोष कहाँ है, दोष प्रविलन हो गए हैं, दोष लिक्विफाई हो गए हैं, और साथ ही साथ इस वजह से हुए हैं। तो ड्यू टू हॉट एंड पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज दोष आर डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, वहां पे उष्ण एंड तीक्ष्ण गुण था ना, वमन जो वामक द्रव्य थे, हमने देखा था कि कैसा गुण होता है, उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं। तो वही उष्ण और तीक्ष्णता के कारण यहाँ पे क्या होता है कि दोष जो है टूट जाते हैं, और दोष क्या हो जाते हैं, प्रविलित। ठीक है, प्रविलन हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, और इसी कारण जो है ललाट स्वेद देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ क्या है कि कई बार जो है फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में रोमहर्ष देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रोमहर्ष में क्या समझ जाए कि जो दोष है वो क्या है, आमाशय की ओर अब अग्रसर हो गए हैं, माने जैसे धातुओं में थे वो धातुओं में लीन थे ना, अब हम समझ जाएंगे कि दोष जो है अब अपने स्थान से चल चुके हैं और आमाशय की ओर आ रहे हैं। और ये भी किस प्रॉपर्टी के कारण है, उष्ण प्रॉपर्टी के कारण ही ये चीज मानी जाती है, दोष जो है टूवर्ड्स द कोस्ट मूव करना चालू कर दिए हैं। देन नेक्स्ट है आधमान, हमें देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। आधमान से क्या समझेंगे, जब आधमान होने लगेगा पेशेंट को कि जो है पूरी तरीके से दोष पेट में आ गए, तभी उसको आधमान हुआ है, पेट फूला है उसका। ठीक है, इसके अलावा अनुप्रवण भाव से, ठीक है, अनुप्रवण भाव से क्या करते हैं, दोष आमाशय में आ जाते हैं। देन फिर उसको हो जाएगा हरलास, नौजिया हो जाएगा। तो जब नौजिया होने लगे तब हम समझ जाएंगे कि जो अब दोष है उनकी क्या है, मुख की ओर गति हो गई, वो ऊपर की ओर आने लगे हैं, और ये होता है उदान वायु के कारण मेनली ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये सारा जो है जैसे जैसे पेशेंट में लक्षण आते रहेंगे उस हिसाब से हम अंदाजा लगाते रहेंगे कि जैसे अगर उसके फोरहेड पे पसीना आने लगे, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे अच्छा दोष ने जो है अब लिक्विफाई होना चालू कर दिया। अगर उसके जो है रोमहर्ष होने लगे, इरेक्शन ऑफ हेयर्स होने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, दोष जो है आमाशय की ओर अग्रसर हो गए हैं। अगर आधमान होने लगे तो क्या समझ जाएंगे कि दोष जो है कुक्षी में पहुंच गए हैं, और अगर उसे हरलास होने लगे तो हम समझ जाएंगे कि दोष जो है अब ऊपर की ओर आने लगे हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट ड्यूरिंग द वमन कर्म, हमको क्या चीजें वमन कर्म के दौरान ध्यान देनी है और किस तरीके से पेशेंट का निरीक्षण करना है। ठीक है, तो क्या है कि हमने उसको आकंठ पान तक पिला दिया था मिला के, ठीक है, चाहे वो आपने मिल्क में पिलाया हो, चाहे इक्षुरस में पिलाया होता है, चाहे मुलेठी के वात्स को पिलाया हो। तो इसमें क्या करना है कि ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट का वमन नहीं हो रहा है, तब आपने क्या लेना है, कमल नाल लेना है या फिर एरंड नाल लेना है। एरंड का स्टिक लेना है या कमल नाल लेना है, या फिर रोगी को क्या करना है, अपनी फिंगर को अपने गले में इंसर्ट करना है, और इससे क्या होगा, जैसे ही वो इस तरीके से गले में मुंह में हाथ डालेगा तो उसे क्या है, उल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उसको वॉमिट नहीं हो रही है आकंठ पान करने के बाद भी, तो हम उसको क्या करेंगे, कमल नाल या एरंड नाल से उसको बोलेंगे कि अपने क्या करना है, कंठ का स्पर्श करो या फिर उंगली से कंठ का स्पर्श करो। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही वमन वेग आने पर क्या होता है, परिचारक रोगी के पीठ को पीछे से क्या करता रहता है, पीठ को उसकी सहलाते रहना है, और कैसे ऊपर से नीचे की ओर उसको सहलाते रहना है, सॉरी नीचे से इस तरीके से डाउनवर्ड टू अपर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो नीचे से दोष जो है मुख के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर उसको सहलाते रहना। और दूसरा परिचारक क्या करे, उसके शंख प्रदेश यानी जो टेम्पोरल रीजन है, फोरहेड रीजन है, उसको जो है हाथों से दबा के रखे, जिससे क्या आसानी से उसका वमन हो जाए। इसके अलावा क्या है, परिचारक को बीच बीच में क्या करते रहना है, जो पहले मुलेठी का फांट है, तो मुलेठी का फांट या मुलेठी का क्वाथ, उसको क्या है पूरा होने के बाद लवणोदक आदि को पिलाते रहना चाहिए। ठीक है, जब वो पूरा फांट पी लिया है, ठीक है, उसके बाद भी क्या उसको नमक का पानी पिलाते रहना चाहिए पेशेंट को। इसको चार्ट में नोट कर लिया जाता है कि कितना उसको पिलाया है, कितना उसको वमन आ गया, कितने वेग आ गए। ठीक है, तथा वमन के वेग आने पर वमन के वेगों को भी चार्ट में नोट कर लिया जाता है। 8 वेग आ जाते हैं, तो 8 वेग आने पे या पित्तांत लक्षण आने पर तो सम्यक शुद्धि मानी जाती है, और वमन अगर सम्यक शुद्धि हो गई है तो वमन भी सम्यक हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है,
कुल पिया हुआ द्रव्य, ठीक है, कुल पिए हुए द्रव्य अर्थात जो भी उसने ड्रिंक किया है, ठीक है, चाहे वो इक्षु रस हो, मिल्क हो या फिर मुलेठी, क्वाथ हो, फांट हो, ठीक है, जो कुछ भी उसने पिया है, तो जो पीत द्रव है तथा उत्कृष्ट द्रव्य का मान नोट कर लिया जाता है, ठीक है, माने कि जितना भी उसको ड्रिंक हमने पिलाया है वो सब हमने नोट कर लेना है, ठीक है, और फिर उस मतलब कितना पिलाया था और बाहर कितना निकला है वो चीज हमने बेसिकली यहाँ पे नोट करनी है, और जितना पिलाया है उसकी अपेक्षा में ज्यादा ही चीज बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है, और इस बीच में क्या है, हमने वाइटल्स भी, जैसे उसका नाड़ी है, रेस्पिरेटरी रेट है और रक्तचाप है, बीपी आदि, ये सब जो है लगातार नोट करते रहना है। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मेन ध्यान रखना है, अगेन ये श्लोक याद करने 3, इसमें वमन के भी 3 श्लोक, सम्यक, हीन योग और अति योग, ठीक है। तो सम्यक योग में क्या आएगा, क्रमात् कफ पित्त अनिलश्च, यानी क्रम से क्या निकलेगा, क्रम से इसमें वॉमिट में क्या निकलेगा, कफ पित्त और लास्ट में निकलता है अनिल, वायु, सबसे पहले निकलेगा कफ, देन निकलेगा पित्त और लास्ट में निकलेगा अनिल। उसके बाद क्या बोला है, यस्य इति सम्यक वमिता सष्ट, ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में दोष निकले कि सबसे पहले कफ, देन पित्त, देन अनिल, वायु, तो हम समझे कि ये जो है सम्यक योग हुआ है वमन का। फिर क्या है, हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय, ठीक है, यानी कि हृत उसका हृदय, ठीक है, पार्श्व मूर्ध उसका इंद्रिय, ये सभी जो है इनके मार्गों की शुद्धि हो जाती है, साथ ही साथ क्या है, शरीर में लघुता आती है, इस तरीके के लक्षण आना है सम्यक वमन का योग, ठीक है। तो क्रमात् कपित अनिलश्च यस्य इति सम्यक वमिता सष्ट हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे, ठीक है, ये आपने मेन इंपॉर्टेंट श्लोक के ध्यान रखना है। 3 लक्षण हुए, कम हुआ है वॉमिट, तो क्या होगा, दुष्छर्दिते, ठीक है, अच्छे से नहीं हुआ है, कम हुआ है, दुष्छर्दिते में क्या होगा, स्पोर्ट, क्योंकि देखो इसमें बेसिकली कफ निकलना है पहले, तो कफ जब बाहर नहीं निकलेगा तो कफ स्किन डिजीजेस कराता है, तो वो सारी स्किन डिजीजेस हो जाएंगे, जैसे स्पोर्ट, कोट, कंडू, ठीक है, कोट हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और क्या कहते हैं, कंडू, इचिंग हो जाएगी, और क्या है उसका हृत ख अविशुद्ध, ठीक है, माने कि उसके हृत की, हृदय की और पूरे स्रोतसों की जो है शुद्धि नहीं हो पाएगी, गुरु गात्रता, शरीर उसको भारी भारी लगेगा, ठीक है, ये सब जो है हीन लक्षण ऑफ वमन है। अगर अति योग हो जाए, बहुत ज्यादा वमन हो जाए, तो उसको क्या हो जाएगा, ठीक है, जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट को, तो कैसा हो जाता है, तृण मोह मूर्छा, ठीक है, तृण मोह मूर्छा अनिल कोपो, ठीक है, उसको चक्कर आने लगेगा, बेहोशी छाएगी, और बाद का प्रकोप होगा अनिल कोपो, निद्रा बलादि हानि, ठीक है, निद्रा की, बल की हानि होगी, ठीक है, वमन अतिच स्यात्, ये सब वमन के अति योग से। एक और चीज है जो वमन के अति योग का श्लोक है, इसमें क्या होता है, फेनिल रक्त, बस इतना याद रखना, चलो, योग आधिक्येन तू फेनिल रक्त, ठीक है, योग आधिक्येन, अधिक योग होने से वमन का, तू फेनिल रक्त है, ठीक है, फेनिल झाग के रूप में रक्त निकलेगा, झाग के रूप में एक तो वमन निकलेगा, रक्त मिश्रित निकलेगा, और रक्त का स्पेशल चीज क्या दिखेगी, चंद्रिका उपगमनम, यानी जो भी उल्टी करेगा, वो जो भी वॉमिटस होगा ना, उसमें जिस प्रकार से रक्त की बिंदुएं हैं, इस तरीके से उसका वॉमिटस अपीयर होगा, यही जो है इति अति योग लक्षणानि भवन्ति, यही जो है अति योग के लक्षण है। तो ये 3 आपने ध्यान रखना है। फिर पश्चात कर्म क्या करेंगे, ये हमने पूर्व कर्म, प्रधान कर्म देख लिया, अब जैसे वमन का है, पश्चात कर्म में क्या करेंगे, तो पश्चात कर्म में 4 मेन चीजें, धूमपान और संयम नियम, संसर्जन क्रम और संतर्पण कराना है, ठीक है। तो जब वमन बंद हो जाता है, तब हमने क्या करना है, तब से लेकर हमको प्राकृत भोजन लेने तक की जो अवधि होती है बीच में 6-7 दिन की, इस टाइम पे पेशेंट का स्पेशल उसको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट वमन वाला प्रोसीजर है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये 5-6 दिन होते हैं बाद की, जिसमें उसको संसर्जन क्रम फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर इसमें उसने किसी तरीके की गड़बड़ करेगा वो, तो क्या है, उसको वमन का जो अच्छा रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम करवाते हैं, पेशेंट को कराते हैं धूमपान, ठीक है। धूमपान बेसिकली क्यों कराया जाता है कि जो भी हमने वमन निकाला है, ठीक है, इन केस वो वमन कहीं किसी स्रोतस में चिपका रह गया, किसी धातु में चिपका रह गया जो कि अच्छे से नहीं निकल पाया, ठीक है, तो वो धूमपान के प्रयोग से हल्का फुल्का जो चिपका हुआ कफ है जो कि नहीं निकल पाया बिकॉज ऑफ वमन, वो चीज क्लियर आउट हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम आफ्टर वमन पेशेंट को धूमपान देते हैं,
ठीक है। तो वमन के पश्चात हमें क्या करना है, रोगी के हाथ पैर तथा मुख शीतल जल से प्रक्षालन करवा दें और फिर क्या करना है, 1 मिनट करीबन 48 मिनट्स तक पेशेंट को विश्राम कराएं, ठीक है, रेस्ट कराएं। और इसके बीच में लगातार जो है उसके वाइटल्स देखते रहने चाहिए, बीपी आदि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर जब क्योंकि कदाचिन डकार वमन का वेग या लाला श्राव हो सकता है, इसलिए थोड़ा उसको रेस्ट करा के रखते हैं 48 मिनट्स तक करीब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रोगी को प्रायोगिक स्नेहिक एंड विरेचनिक धूमपान का प्रयोग करेंगे। 3 प्रकार के धूमपान है, इनका जो है प्रयोग हमने पेशेंट में कराना है। इसके अलावा क्या है, धूमपान गले, इसमें क्या है, धूमपान गले, मैंने बताया क्या होगा उससे कि धूमपान से क्या है, गले की पिछलता है, क्योंकि कफ रह गया ना वहां पे कहीं ना कहीं, खसखसाहट है, ठीक है, कफ लिप्तता जो गले में, इस सब का जो है नाश हो जाएगा। और कंठ, मुख और नासिका, इसके जो द्वार है वो शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और वमन के पश्चात जो कफ रह जाता है उसका शमन हो जाता है, जैसे मैंने समझाया। और इसके बाद क्या है, धूमपान देने के बाद पुनः जो है पाद का हाथ पैर जो है उसको धुलवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमने जो धूमपान किया। फिर नेक्स्ट होता है संसर्जन। संसर्जन क्रम होता है, ठीक है। संसर्जन क्रम में हमने क्या, 7 दिन तक अगर किसी पेशेंट की अच्छी शुद्धि हुई है, ठीक है, प्रधान शुद्धि हुई है, उसके अच्छे से वेग आए, और एक होता है मध्यम शुद्धि हुई है और एक होता है अवर शुद्धि हुई है, ठीक है। ज्यादा ये शुद्धि कैसे डिसाइड करते हैं कि बेसिकली कितने वेग आए हैं पेशेंट को, कितनी उसने वॉमिटिंग के वेग हैं, उसके हिसाब से जैसे, हाँ ये देखो यहाँ से बता देती हूँ कि शुद्धि हम कैसे डिसाइड करेंगे। प्रवर शुद्धि किसको बोलेंगे, अगर पेशेंट का जो वेग है वो 8 वेग आए उसको वॉमिट के, ठीक है। और मात्रा में नापे तो 2 प्रस्त करीबन उसको वॉमिटस मिला है। और अगर मध्यम शुद्धि बोले तो 6 वेग आए हैं वॉमिटस, वॉमिटिंग के, और जो है 1.5 प्रस्त करीबन उसका वॉमिटस निकला है। और अवर शुद्धि उसको बोलेंगे जिसमें 4 वेग आए हैं वॉमिटिंग के और 1 प्रस्त कंटेंट निकला है, ठीक है। इस तरीके से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कैसी शुद्धि हुई है। अब जैसी शुद्धि हुई है उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे संसर्जन क्रम फॉलो कराना है, ठीक है। अगर प्रधान शुद्धि हुई है तो आपने कराना है 7 दिन के लिए उसको फॉलो। अगर मध्यम शुद्धि हुई है तो 5 दिन के लिए आपने संसर्जन क्रम करवाना है। अगर अवर शुद्धि हुई है तो आपने 3 दिन के लिए संसर्जन क्रम कराना है, ठीक है। तो सुबह तो क्या हुआ है, वॉमिट हुई है उसको, तो वो सब नहीं है। उस दिन जिस दिन सुबह वॉमिटिंग करवाई है उसको वमन कराया है, उसके रात से ही चालू करेंगे हम लोग ये संसर्जन क्रम वाला प्रोसीजर, ठीक है। तो पहले क्या है, प्रधान वाले को देखो, हमें क्या करना है, 3-3 काल, प्रधान वाले में हर चीज 3-3 काल तक देनी है। तो क्या करेंगे, पेया पेया पेया, उसके बाद 3 काल तक विलेपी देंगे, फिर 3 टाइम जो है इसको, एक्चुअली जो कृत अकृत यूज है ना, इसको ऐसे देते हैं, पहले एक बार अकृत दे देते हैं, ठीक है, जिसमें बिना छौंका लगाया हुआ है। कृत और अकृत यूज आप वो समझिए जिसमें छोंक लगा हुआ है और जिसमें छोंक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके का दाल का पानी। तो पहले हम अकृत यूज देंगे, फिर कृत यूज, फिर दोबारा से अकृत यूज देंगे, ठीक है। देन कृत मांस रस देंगे, कृत मांस रस देंगे, 2 काल के लिए कृत मांस रस। इसमें यूज भी हमने 3 काल के लिए देना है। 3 काल में से एक में अकृत बिना छोंके वाला और 2 में छोंक वाला, ठीक है, कृत वाला। और मांस रस भी 3 में देंगे, तो जिसमें से एक जो है अकृत रहेगा, 2 जो है कृत वाले रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर 7 डे की रात से उसको सामान्य भोजन चालू करा देंगे। तो प्रधान शुद्धि में हर आइटम आपने 3-3 भोजन काल पे देने हैं। और 3 भोजन काल क्या होता है कि जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं, तो ऐसे 3 बार नहीं खिलाना पेशेंट को वमन के, तो 2 ही भोजन काल माने जाते हैं उसके, एक सुबह एक रात। तो इस हिसाब से आपने अरेंज कर लेना है कि पेया 3 भोजन काल खिलाइए, फिर विलेपी खिलाइए 3 भोजन काल, फिर आप उसको यूज खिलाइए 3 भोजन काल, जिसमें से एक बार आप अकृत खिलाइए, 2 बार उसको कृत खिलाइए, देन 3 बार आप उसे मांस रस खिलाइए, 1 बार कृत, 2 बार कृत, ठीक है। देन लास्ट में उसने सामान्य भोजन चालू कराना है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हर चीज 3 बार करानी है 3 काल पे, यहाँ पे जो है 2 बार करानी है हर चीज, और यहाँ केवल 1 बार। तो 2 बार कराएंगे, पेया पेया, फिर विलेपी विलेपी, ठीक है। एक बार अकृत, एक बार कृत, इसी तरीके से एक बार अकृत मांस रस, यहाँ पे कृत मांस रस, देन सामान्य भोजन। यहाँ सब कुछ एक एक बार कराना है, पेया विलेपी कृताकृत, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार खिलाना है, तो कृत, थोड़ा कृत भी और अकृत भी, यानी छोंक लगा हुआ भी और बिना छोंक लगा हुआ भी मिक्स करके हमने यहाँ पे खिला देना है।
यूष और मांसरस भी, फिर सामान्य भोजन चालू करा देना है। तो इस तरीके से जो है ये सीक्वेंस चलता है कि डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार की शुद्धि हुई है हमको वैसा ही इसको संसर्जन क्रम फॉलो कराना होता है, ठीक है। अब देन नेक्स्ट आता है संतर्पण क्रम, ठीक है। संसर्जन क्रम अलग चीज है, संतर्पण क्रम अलग चीज है। संतर्पण का मतलब हो गया उसके शरीर का अब तर्पण करना है, ठीक है, उसको बल देना है। संतर्पण क्रम क्यों कराते हैं? क्योंकि जो वमन का प्रोसीजर है ये पूरे भी पंचकर्म का प्रोसीजर है, इसके लिए हमने क्या करना होता है, जो भी पंचकर्म का प्रोसीजर है उसके बाद जो है अग्नि काफी वीक हो जाती है, ठीक है। तो अग्नि को अच्छा बनाने के लिए संसर्जन क्रम कराया जाता है। और संतर्पण क्रम क्यों करा रहे हैं? ताकि उसका जो शरीर का बल है वो उसको मिल जाए। तो संतर्पण क्रम के संदर्भ में क्या बोला है कि रोगी की निर्बलता, ठीक है, यानी कमजोरी और दोष आदि का विचार करके उसको संसर्जन क्रम के स्थान पर संतर्पण क्रम का अपनाया जा सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो वीक पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं कि वीक पेशेंट में हम लोग संतर्पण क्रम कर सकते हैं उसकी दुर्बलता को दूर करने के लिए। तो आचार्य चरक ने क्या कहा है कि जो भी रोगी जिसमें क्या है कफ पित्त का शोधन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, ठीक है, जो भी मद पीने वाला होता है, वात पित्तज प्रकृति का होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है तर्पण आदि क्रम करना चाहिए। उनको आप संसर्जन के स्थान पे ये संतर्पण क्रम करा दें, क्योंकि वो लोग जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा कृश है, ठीक है, वो बहुत दुर्बल है, तो उनमें हमने संतर्पण क्रम करा देना है, ठीक है। संतर्पण क्रम के साथ जो है पथ्य फॉलो करवा दें। और इसके अलावा सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से बोला है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो सम्यक वांत है, सम्यक वांत और कृत धूमपान पुनः उष्ण जल से स्नान किए हुए शुद्ध शरीर वाले रोगी को क्या करें, शाम को कुलथ मूंग अरहर के यूष तथा जांगल जीवों के मांस रस के साथ जो है भोजन खिलाएं, इससे उनका संतर्पण हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है। फिर इसी तरीके से चक्रपाणी ने बोला है, चक्रपाणी ने क्या, इसी तरीके से चक्रपाणी ने क्या बोला है कि पेया के स्थान पर स्वच्छ लघु तर्पण और विलेपी के स्थान पर घन तर्पण यहाँ पे पेशेंट को खिला दें। उसके अलावा फिर ऐसी अरुण दत्त ने बोला है कि अन्न काल के स्थान पे हमने क्या धान के लावा का सत्तू और दूसरे अन्न काल में पुला चावल का भात, ठीक है, और तीसरे अन्न काल में मांस रस का तर्पण देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में बताए हुए। तो ये किन पेशेंट्स में देना है? जो भी कृश व्यक्ति होते हैं, कृश व्यक्तियों में वमन के बाद हम लोग संसर्जन क्रम के स्थान पे उनको सीधे संतर्पण करवा सकते हैं। संतर्पण कराने से क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कृश है। देखो संसर्जन तो हम करा रहे थे अग्नि को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि अग्नि जो है उसकी अच्छी हो जाए, लेकिन ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी बहुत वीक है। अग्नि से अच्छा हमने किया पहले इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए हम इन कमजोर पेशेंट्स में, कृश व्यक्तियों में आफ्टर वमन क्या करा देते हैं, सीधे संतर्पण करा देते हैं, संसर्जन नहीं कराएंगे, ठीक है। देन ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ शुद्धि कैसे होती है। एंड देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वमन, ठीक है, इसका भी श्लोक याद कर लो, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ वमन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ विरेचन दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आधमान हो जाता है, परिकर्तिका हो जाता है, ठीक है, आधमान परिकर्तिकाश्च श्रावो हृद गात्रयो ग्रह जीवादान सविभ्रंशो और स्तंभ सउपद्रव क्लमा योगाद अति योगाश्च दशेता व्यापदो मता, ठीक है, यानी ये 10 व्यापद होते हैं अयोग और अतियोग के। क्या क्या है वो? आधमान हो जाता है, परिकर्तिका, ठीक है, परिकर्तिका को आप समझिए फिशर से, ठीक है, और श्राव होने लगता है, रक्त श्राव भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हृदय है और गात्र है, उसका शरीर है और हृदय है, वो सब कैसे हो जाते हैं, ग्रह जकड़ जाते हैं, ठीक है, स्तंभन देखने के लिए मिलता है, जकड़ाहट उनमें देखने के लिए पाई जाती है हृदय और गात्रता।
गात्रों में, ठीक है। फिर जीवादान फ्रेश ब्लीडिंग होती है, ठीक है। सविभ्रंशो मतलब वो विभ्रंश हो जाता है, उसको उसको कुछ याद नहीं रहता, कंफ्यूजन वाली स्टेट में वो रहता है, ठीक है। ड्राउजीनेस सॉर्ट ऑफ, स्तंभता जो है, पूरा स्टिफनेस उसके शरीर में पाई जाती है, ये सब जो है उपद्रव है। साथ ही साथ क्लम, क्लम माने सारा टाइम जो है वो ड्राउजी फील करेगा, थका हुआ, ठीक है, थकान उसको महसूस होगी। ये सब जो है होते हैं योग अति योग के लक्षण। 10 व्यापद हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, श्लोक नहीं भी कर पाओ हिंदी कर लो, ये आपने चरक सिद्धि में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चरक सिद्धि स्थान में ये चीज थी, तो पूरा नहीं कर पाओ हिंदी में ही कर लेना, ठीक है। जैसे जो हो गया ये सारे, तो मैनेजमेंट ऑफ व्यापद में क्या क्या करेंगे कि जैसे किसी को श्राव हो गया या मतलब माने डायरिया हो गया किसी को, ठीक है, तो उसके लिए आपने कर्पूर रस दे देना 125 mg वमन के उपद्रव के रूप में। इसके अलावा अगर किसी को रक्त मिश्रित वमन होने लगे, हिमेटोमेसिस होने लगे, तो उसके लिए आपने बोलभद्र रस 250 mg, प्रवाल पिष्टी 250 mg और कामदुधा रस जो है 250 mg दे देना। अगर किसी को बहुत ज्यादा वमन हो रहा हो तो भी कुछ ड्रग्स बताइए, बोलभद्र रस है, प्रवाल पिष्टी है, मयूर पिच्छ भस्म है और मुक्ता पिष्टी है, इसका प्रयोग करना है। अब क्या है, परिहार्य विषय आते हैं, ये वही है जो मैंने रक्त मोक्षण में भी बताया था कि 8 पॉइंट जो हमने नहीं करने हैं फॉलो, ठीक है। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, सॉरी, किसी भी पंचकर्मा के प्रोसीजर के बाद क्या चीजें अवॉइड करनी है, वही है ये 8 चीजें जो रक्त मोक्षण में। और ये आप हर जगह सेम श्लोक लिख सकते हैं, या हिंदी याद हो जाए तो वही लिख लो अगर श्लोक नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। तो क्या होता है, उच्च भाषण, रथशोभ, अति चक्रमण है, अति आसन है, ठीक है, बहुत चलना, बहुत देर बैठना, रथशोभ बहुत ज्यादा यात्रा करना, उच्च भाषण ऊंचा बोलना, ठीक है, अजीर्ण में भोजन, अहितकर भोजन, ठीक है, दिवा स्वप्न मैथुन, ये सारी चीजें जो है अवॉइड करनी होती है आफ्टर एनी पंचकर्म प्रोसीजर। फिर वमन की कार्मुकता के बारे में बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है वमन का, ठीक है। ये आयुर्वेद वाला भी है एंड ये वाला जो है मॉडर्न वाला भी है, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन कैसा रहता है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल है आर मेनली फैट सॉल्युबल, ठीक है, तो इसीलिए जो है स्नेहन कराया जाता है, ऑयलेशन करा देंगे। और फिर क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, क्योंकि मैंने ये इसमें क्या लिखा है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए स्नेहन कराया। स्नेहन कराने से क्या होगा, वो टॉक्सिक मटेरियल जो है फैट और ऑयल में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब टॉक्सिन क्या हो जाएंगे जब वो मिक्स हो गए, become membrane bound by the help of फैट सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फैट सॉल्युबल प्रोटीन। अब ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, यही दीज टॉक्सिन्स विच आर फर्स्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, पहले क्या थे, ये जो थे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब ये कहाँ चिपक गए हैं आके, अब ये चिपक गए हैं मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो अभी ये मेम्ब्रेन तक पहुंचे कैसे, विद द हेल्प ऑफ ऑयलेशन, ठीक है, स्नेहन से। अब जब हम स्वेदन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है चेंज हो जाती है स्नेहन करने, सॉरी स्वेदन करने से। तो अब ये जो है जब परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी तो ये मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब परमिएबिलिटी चेंज होगी तो क्या होगा, लीडिंग टू द एक्सक्रीशन ऑफ फैट सॉल्युबल प्रोटीन बाउंड टॉक्सिन इनटू द सर्कुलेशन। और फिर इससे क्या होगा कि द टॉक्सिन्स जब अब पूरे सर्कुलेशन में आ गए हैं तो आर अर्लियर प्रेजेंट इन द सेल एंड नाउ प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन से तो हम उसको खींच के निकाल ही देते हैं, ठीक है। अब आयुर्वेद में देखें तो क्या है कि जो भी वामक औषधियां हैं वो क्या होती है, सवीर्य से हृदय में प्रवेश करती है, ठीक है, अपने वीर्य के हिसाब से हृदय में प्रवेश करती है और वहां जाके धमनियों का अनुसरण करती है, धमनियों में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्थूल तथा अणु स्रोतसों में प्रवेश करती है, बड़े चैनल्स एंड स्मॉल स्रोतसों में प्रवेश कर जाती है, संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों पर अपना काम करना शुरू करती है वहीं से, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, जो भी वामक औषधियां थी अपने अपने वीर्य के अनुसार हृदय में गई, जैसे जैसे जा सकती थी, हृदय में जाने के बाद वहां पे उसने ब्लड वेसल्स में जाना चालू किया, ठीक है, धमनियों में पहुंचा, धमनियों में पहुंची और
धमनियों में पहुंच गई, ठीक है। अब जैसे ही वो ब्लड वेसल में पहुंचेगी तो ब्लड वेसल के थ्रू क्या, ब्लड तो पूरी बॉडी में सप्लाई है, तो उसी के थ्रू क्या वो स्थूल और अनुस्रोतसों में भी पहुंच गई। इसी तरीके से हर माइन्यूट से माइन्यूट चैनल में पहुंची और क्या किया, संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों पर अपना काम उन औषधियों ने करना चालू कर दिया, ठीक है। उष्ण गुण से उसने क्या किया, विषयंदन किया, तीक्ष्ण गुण से विच्छंदन किया, ठीक है। उष्ण गुण से मेल्ट करवाया दोषों को, देन तीक्ष्ण गुण से तोड़ा दोषों को, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फिर अनुप्रवण भाव से उसने अपनी क्रिया की। अनुप्रवण भाव की सहायता से क्या किया उसने, सारे जो दोष तोड़े थे, मेल्ट किए थे, उनको जाके आमाशय में पहुंचा दिया, ठीक है। अनुप्रवण भाव से आमाशय में पहुंचा दिया। और अग्नि और वायु जो है, अग्नि और वायु भी थे ना उसमें, वामक द्रव्यों में, इस इनकी सहायता से क्या होता है कि ऊर्ध्व गमन हो जाता है किसका, औषधियों का, ठीक है। जो उष्ण तीक्ष्ण गुण था, उष्ण तीक्ष्ण गुण से क्या हुआ था वामक द्रव्यों के, कि औषधि मतलब जो भी दोष थे उनको पिघलाया गया, उनको तोड़ा गया, ठीक है। फिर वो आमाशय में पहुंचे, आमाशय में पहुंचे तो वहां पे काम किया अग्नि और वायु ने, और उन्होंने ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकाल दिया। जब ऊर्ध्व भाग से क्या हुआ, ऊर्ध्व भाव का प्रभाव, ऊर्ध्व भाग का प्रभाव और उदान वायु से प्रेरित होकर वो दोष क्या है, मुख के द्वारा बाहर निकल गए, और यही चीज जो है वमन है, ठीक है। तो ये पूरा वमन का मोड ऑफ एक्शन था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। वमन कंप्लीट हो गया है, कुछ अगर पॉइंट रह गया होगा तो वो मैं देख लूंगी, अदरवाइज पूरा वमन कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग दूसरा थेरेपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है, थैंक यू।